नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र लेकर मैं आई हूँ। आइए प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का है। पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। दोस्तों, इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। प्रश्न अगला है, अनध नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन दूसरा। प्रश्न अगला है, घुमकर शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्येंद्र देव परिवाजरक, राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी। दोस्तों, यूजीसी नेट के अगर आप प्रश्न पत्र को देख रहे हैं तो आप हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के जब यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर हिंदी की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र को ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, प्रेम सागर के लेखक है। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लल्लू लाल। प्रश्न अगला है, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। ऑप्शन है वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाव उपाध्याय, सेठ गोविंद दास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। ऑप्शन है मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिवाजरक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न अगला है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है अमृतलाल नागर नहीं है, तो इस प्रश्न में 3 उपन्यास होगा जो अमृतलाल नागर जी का है और एक उपन्यास है जो कि इनका नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है। सुहाग के नूपुर ये नागर जी का है, मानस का हंस भी नागर जी का है, बूंद और समुद्र भी नागर जी का है, भूले बिसरे चित्र यह ऑप्शन तीसरा इनका उपन्यास नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। जब प्रश्न पूछा जाता है नहीं है तो हमें यह चुनना है कि उस लेखक से संबंधित यह रचना नहीं है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन पहले देखते हैं, एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैद ए हयात। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मादा कैक्टस। यह नाटक नहीं है सुरेंद्र वर्मा का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ऑप्शन है सिंह सेनापति, जय योधेय, दिवोदास, व्यतीत। सही उत्तर ऑप्शन डी, व्यतीत। प्रश्न अगला है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न अगला है, कठोषित ध्वनि का उदाहरण है।
तो कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है औ, ए, क, त। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औ। ये कंठस्थ ध्वनि है। प्रश्न अगला है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए कनौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। सही उत्तर ऑप्शन सी। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तब पद कहलाता है। प्रश्न अगला है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। सही उत्तर ऑप्शन बी, बघेली। प्रश्न अगला है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन है महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवदत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो दोस्तों भाषा काव्य संग्रह यह रचना महेश दत्त शुक्ल की है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य, सृष्टि रहस्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभाष्य। ये वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न अगला है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां है? ऑप्शन है सूरदास, रहीम, गंगा कवि, नरोत्तम दास। सही उत्तर ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु थे। ऑप्शन है रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरहरियानंद। प्रश्न अगला है, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन है केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। सही उत्तर ऑप्शन डी, सेनापति। प्रश्न अगला है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति। सही उत्तर ऑप्शन ए, केदारनाथ सिंह। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद्र घर में, वटवृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा। ऑप्शन दूसरा है आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, प्रेमचंद्र घर में, व्योमकेश दरवेश। तीसरा ऑप्शन है वटवृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश, आवारा मसीहा, प्रेमचंद्र घर में। चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योम दरवेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न में ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में किसी को आगे किया गया है और किसी को पीछे किया गया है, लेकिन चारों ऑप्शनों में सभी वही रचना ही है। लेकिन ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र घर में है, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद्र का रंगभूमि उपन्यास को लेते हैं। रंगभूमि के बाद है निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। तो दोस्तों ऑप्शन 2 में भी रंगभूमि, निर्मला,
गोदान और कर्मभूमि दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में गोदान लास्ट में है, तीसरे नंबर पे कर्मभूमि है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, यह भी प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही है। तो दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और इसको याद भी करना है, तभी आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे और प्रश्नों को रिवीजन भी करते रहना है। अगर आप एक बार वीडियो देख ले रहे हैं, आपको कुछ नया प्रश्न लग रहा है, तो या तो उसको नोट्स कर ले, नहीं तो रिवीजन जरूर करते रहे। मैं रिवीजन पर ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि रिवीजन से ही आपके जो परीक्षा की तैयारी होती है वो मजबूत होती है। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम। तो अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों का सही क्रम हम देखते हैं। सबसे पहले महाकाल को लेंगे, तो देखिए महाकाल 2 ऑप्शन में है। उसके बाद बूंद और समुद्र भी पहला और तीसरा में है। मानस का हंस इसके बाद आएगा, उसके बाद खंजन नयन आएगा। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा और ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर पत्रिका का सही क्रम आपको देखना है। चारों ऑप्शनों को आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से जरूर देख ले। आइए हम सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पत्रिकाओं में माधुरी को लेंगे, उसके बाद विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन पहला में ही है, माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो अब महादेवी वर्मा जी के गद्य कृति का सही अनुक्रम हमें देखना है। आइए देखते हैं कि इनके कौन सी गद्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र को देखते हैं। अतीत के चलचित्र किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा में ही ये सभी गद्य कृतियां है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय जी के निबंधों का, यहाँ पर अज्ञेय जी के निबंध है। तो सबसे पहले आत्मनेपद, उसके बाद है लिखित कागज कोरे, अधतन, कहाँ है द्वारका। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरे में भी आत्मनेपद है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि आत्मनेपद के बाद लिखित कागज कोरे हैं, उसके बाद अद्यतन है और उसके बाद कहाँ है द्वारिका। यह अज्ञेय जी का निबंध संग्रह का प्रकाशन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवि के पंक्तियों से, व्यंग से, निबंध से, गद्य से सभी प्रकार के प्रश्न है। इसी प्रकार से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है, सभी प्रश्नों को ईमानदारी से ध्यान से देखना है। और जो प्रश्न आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वीडियो को पॉज करके और आप उसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो यहाँ पर अब व्यंग रचना आया है जिसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखिए, जीप पर सवार झिल्लियाँ, भित्ति चित्र,
जो घर फूके, यंत्र तंत्र सर्वत्र। तो सही उत्तर को हम देख लेते हैं। चारों ऑप्शनों को पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले है भित्ति चित्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जीप पर सवार झिल्लियाँ, यंत्र तंत्र सर्वत्र, जो घर फूके। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, अब अगला जो प्रश्न है वो उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष से है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन 20 त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर कवियों के सही अनुक्रम को देखना है। सबसे पहले कौन कवि आएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी कवि हैं, बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। तो सबसे पहले आएंगे बिहारी। किस ऑप्शन में बिहारी है? ऑप्शन पहला में बिहारी है, और ऑप्शन बी और सी में चिंतामणि है, और डी में भूषण है। तो दूसरे नंबर पर चिंतामणि किस ऑप्शन में है? चिंतामणि दूसरे नंबर पर ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अन्य ऑप्शनों को तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको जन्म काल के अनुसार कवियों के नाम को अगर थोड़ा सा भी आपने याद किया है तो जरूरत नहीं है कि आप चारों ऑप्शनों को याद रखें। अगर आपने दो भी ऑप्शन याद किया है तो वहां से भी आप सही उत्तर को पकड़ सकते हैं। जैसे बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। यहाँ पर हमें दो ही कवि के नाम याद थे, बिहारी और चिंतामणि के। तो इससे हमने इस प्रश्न के उत्तर को सही कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास दिए हुए हैं और जिसका आपको बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते सबसे पहला इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार, इन ऑप्शनों के अनुसार से सबसे पहला उपन्यास हो जाएगा। और आइए देख लेते हैं अन्य दो ऑप्शनों को भी जो कि आगे है। यहाँ पर शायद वो मिट गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूले बिसरे चित, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके आत्मकथाओं में सुमेलित कीजिए। आत्मकथाओं से सुमेलित करना है। तो दोस्तों अब आत्मकथा से सुमेलित जो करने वाले प्रश्न है उसमें से यहाँ पर सुमेलित करना है और कूट भाषा में ए, बी, सी और डी का आपको सही उत्तर देना है। तो दोस्तों शिवपूजन सहाय, मेरा जीवन सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत, इनका 60 वर्ष 1। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन, जिनका 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनका अपनी खबर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 2, 5, 1, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ आलोचक के नाम दिया हुआ है और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं जिनका कूट भाषा में आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों आइए हम इनके आलोचकों के उनके ग्रंथों के साथ मिलाते हैं कि कौन सा आलोचक का कौन सा ग्रंथ है। नंद दुलारे वाजपेयी चौथा हो जाएगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। लक्ष्मीकांत वर्मा, जिनका नई कविता की प्रतिमान। रामविलास शर्मा, इनका निराला हो जाएगा। विजय नारायण शाही, विजय नारायण शाही का ऑप्शन ए जायसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूट सी सही हो जाएगा। 4, 5, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कूट को देखते हैं। 1 का 5 सही हो जाएगा। चेतना के बिंब
नागेंद्र का है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र। सिंहावलोकन डी हो जाएगा यशपाल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 5, 1, 2, 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। कहानीकारों का यहाँ नाम दिया हुआ है और दूसरी सूची में उनकी कहानियां दी हुई है। अब उनको सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं कूट भाषा में हम उनके उत्तर को। भगवती चरण वर्मा, दो बाके, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, इनका मक्रिल हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्का पिंजरा। तो इस प्रकार से कूट 3, 5, 2, 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा कृष्ण दास, इनका निसहाय हिंदू, किशोरी लाल वाजपेयी, तारा, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, श्रद्धाराम फ्लोरी, भाग्यवती। तो इस प्रकार से कूट सही हो जाएगा ऑप्शन बी 5, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है? अंधेर नगरी। राधाचरण गोस्वामी, इनका अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र, संगीत शकुंतला, बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें 3, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध, समय और हम जैनेन्द्र कुमार, मिलल यामिनी हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न अगले। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार से देखते हैं। ऑप्शन पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932, स्वर्ण किरण 1947। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन के अनुसार सुमेलित कीजिए। आनंद कादम्बिनी, अजमेर, आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर, ब्राह्मण कानपुर, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उचित वक्ता कलकत्ता। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का निबंध कौन सा है? कछुआ धर्म। वासुदेव शरण, इनका निबंध है पृथ्वीपुत्र। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका है वंदे वाणी। विनायक को कुबेरनाथ राय का है मराल। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि स्थापना और तर्क से पूछा गया प्रश्न है। स्थापना में काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। और दोस्तों तर्क दिया हुआ है कि क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा
इन ऑप्शनों को देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए गलत है और आर सही है। तो दोस्तों ए गलत इसलिए है कि काव्य का उत्कर्ष केवल केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है, ऐसा गलत है। केवल प्रेम भाव ही नहीं हो सकता है। और इसका आर तर्क जो है वो सही है कि क्रोध एवं उग्र प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, स्थापना है भूमंडलीकरण से जन की पुरानी धारणा बदलकर रख दी है। उसने जन को मास में बदल दिया है। और तर्क है क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल है जिनके पास क्रय शक्ति है और जन संचार साधनों का उपयोग में वे दक्ष है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, ए आर दोनों सही यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, स्थापना श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसीलिए सभी रसों में यह प्रधान है। तर्क दिया है क्योंकि जीवन में आदि से अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावों उसी में ही निहित है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया कि ए सही है और आर गलत है। तो दोस्तों ए सही इसलिए है कि श्रृंगार को रसराज माना गया है, श्रृंगार रस को रसराज माना गया है और इसीलिए यह सभी रसों में प्रधान है। और तर्क में क्योंकि जीवन के आदि से अंत तक इसी का प्रसार है, तो ये जरूरी नहीं है जीवन से आदि से अंत तक श्रृंगार रस की ही प्रधानता हो किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और जीवन की सभी भावनाएं भी इसी में निहित हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए तर्क गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। और तर्क में है क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ये सही इसलिए है कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। ये सही है कि भारतेंदु युग से आधुनिकता का शुरुआत हुई है, लेकिन मध्यकालीन परंपराओं का ये पूर्ण विरोध करता है, ऐसा ये सही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सारा तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और तर्क है क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तर्क और स्थापना दोनों सही हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों सही, ए और आर दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है जो कि एक गद्यांश दिया हुआ है, छोटा सा गद्यांश है और इनमें से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूरोप और अमेरिका, किसी भी गद्यांश को दोस्तों सॉल्व करने से पहले हमें उसको पढ़ना चाहिए। उनमें जो भी प्रश्न है उससे पहले हमें उस पंक्तियों को पढ़ना चाहिए, दिए गए गद्यांश को या काव्यांश को। तो आइए हम भी इस गद्यांश को पढ़ते हैं कि यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई है बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग की इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टि है, निष्ठुर होकर सत्य की खोज की व्याकुलता है और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को मुक्ति स्वीकार करने की तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्मम होता है, निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती है उसकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वो धर्म के विरुद्ध पड़ती हो, नैतिकता के खिलाफ जाती हो अथवा उनसे मानवता का चिरपोषित विश्वास खंड खंड हो जाता हो। अब आइए इन्हीं गद्यांशों से कुछ प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि कब विरोध करती है, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जब वैज्ञानिक दृष्टि, जब किसी भी व्यक्ति
से की दृष्टि से जो बातें गलत हो तब उसको वह नैतिकता और विश्वास का विरोध करता है। प्रश्न अगला है, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? तो सबसे बड़ी सिद्धि हो जाएगा तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है? तो यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है। तो टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो वह संबंध है कार्य और कारण का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है? तो वे वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में 50 प्रश्नों को देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर देंगे।